क्लास 10 कैसे हो सब लोग। आज मैं यो बन के आ रखी हूँ क्योंकि तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो यार। एक पेपर ही तो है, इतनी टेंशन मत लो। तुम इतने बड़े बड़े मैसेज भेज देते हो कि मुझे डर लग रहा है, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। अरे बहुत अच्छी क्लास है, बहुत आराम से हो जाएगी। अगर मैं तो कह रही हूँ एक पॉइंट के लिए तुम ये मान लो कि तुम्हारे मार्क्स 100% आए, कम भी आ गए तो क्या, तुमने कुछ तो सीखा है, कुछ तो पढ़ा है। अगर तुम खुद से सिंसेयर हो, बस पॉइंट ये है कि खुद से सिंसेयर रहो। और आज एक गिफ्ट भी आ गया है। तुम लोगों में से बहुत बच्चों का तो अभी शायद नहीं भी आया, बट देखो। पर एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि ये बुक मतलब मैंने डिज़ाइन करी है पूरी, और यहाँ पर मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है। तो ये तो किसी भी सर से कंप्लेन करनी पड़ेगी यार, बुरा हुआ। और इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे कि ब्रह्मास्त्र नहीं आ रहा, तो देखो वो तो आ जाएगा। और मुझे मेल क्यों भेज रहे हो, मैं वो नहीं सही कर पाऊँगी। तो तुम राजीव भैया या जिसको भी भेजने हो, मुझे भी आइडिया नहीं है, उनसे बात करो। मैं ब्रह्मास्त्र के लिए नहीं कर पाऊँगी कुछ, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है। और हाँ, हम सोच रहे थे ना कि बीच में टेस्ट देंगे, लेक्चर होंगे, और हमारा प्लान था कि 20 तक हम पार्ट ए कर लेंगे। तो प्लान में थोड़ा चेंज था, इसलिए लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, मुझे बताना था। लेकिन अभी लाइव भी नहीं हो सकती, वो संडे को होगी, तो इसलिए मैं आज लेक्चर तुम्हें दे रही हूँ। क्या हुआ कि हमारा जो प्लान था कि हम पहले पार्ट ए करेंगे, फिर वो 3-4 दिन टेस्ट करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट हमारा संडे को ही सर्वर में जा पाता है। तो अब हम नॉर्मली जैसे पार्ट ए चलता रहेगा, हमारा 3-4 दिन में हम उससे ख़त्म करेंगे, और फिर हर संडे टेस्ट होता रहेगा। और टेस्ट से पहले ही मैं कह रही हूँ, जैसे अगला संडे टेस्ट है, उसके बीच में 1 हफ्ते का टाइम है, तो उसमें हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते रहेंगे जो भी चल रहा होगा, तब वो बीच में गैप नहीं होगा। और अब जैसे नॉर्मल हमारे चैप्टर्स आते हैं वैसे ही आते रहेंगे, बस संडे को टेस्ट होगा। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर है आईसीटी। इसे हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, इसमें काफ़ी टूल्स थे और हमने चीज़ें देखी थी कि कैसे होती है कैसे नहीं। और पिछली क्लास थोड़ी सीरियस हो गई थी, थोड़ी इमोशनल टाइप थी, तो अब उस चीज़ को भूल जाते हैं। जो हुआ वो हुआ। आई होप अब से तुम लोग सब समझोगे, चीज़ों को सपोर्ट में लाओगे और अच्छे से सारी चीज़ें करोगे, पढ़ोगे। तो इसमें क्या हुआ था, क्लास 9th में हमने देखा था आईसीटी के टूल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनका डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, क्या हमारी मेमोरीज होती हैं। इसमें हम बस सिंपल पढ़ने वाले हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो हमारी मेन चीज़ है हमारे 10th के सिलेबस के लिए। तो हमारा सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम इतना सुनते हैं कि मैक है, ये सॉफ्टवेयर हमारा विंडोज़ का है, ये है, ये वो है, तो ये सब एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस भी बोलते हैं, इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ऑल बेसिक टास्क फॉर कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग क्या होता है, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, मतलब किसी चीज़ को चलाना। तो सारे बेसिक टास्क, जो भी टास्क हमारे सिस्टम में होते हैं, वो सब किसकी वजह से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारी चीज़ों को बेसिक टास्क परफॉर्म करने में हेल्प कराता है। और अब से हम क्या करेंगे, जब भी लाइव होगी तो हर टाइम हम छोटी सी चिटचाट तो नहीं करेंगे। तो तुम्हारे मुझे इतने सारे जो मेल में डाउट्स आते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे, जिससे तुम्हारी भी हेल्प हो जाए। और हमारे लाइव में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ गए तो उससे भी हेल्प हो जाएगी। तो वो चीज़ अब से हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये हमें बेसिक टास्क के लिए हेल्प कराता है। तो हमारा जो पूरा इंटरफेस होता है वो किसके बीच में होता है, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स के बीच में, जिसकी वजह से हम इंट्रैक्शन कर पाते हैं। उसके बाद इट एक्चुअली कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल टास्क दैट आर परफॉर्म इन अ कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर टास्क एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है, कि उसको पूरा क्या करता है, हैंडल करता है। एक तरीके से यही सब चीज़ का मेन हैंडलर है, सारी चीज़ों का परफॉर्मेंस। फिर कुछ एग्जाम्पल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या हो गए, मैक ओएस हो गया, उसके बाद हमारे MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़ एक्सेट्रा। तो हमारी कुछ मॉडल्स भी होंगे, वो भी मैं तुम्हें लिख के दे दूंगी। जैसे विंडोज़ के मॉडल आए थे तो तुम वो एक बार पढ़ लेना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एक यूज़र होता है वो जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकता है। हमारा एक इंटरफेस वही है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना इनपुट दे सकते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को ईजी करता है, हेल्प करता है हमें वो चीज़ परफॉर्म करने में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मेक इट ईजी फॉर अ यूज़र टू यूज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसकी सबसे बेसिक लैंग्वेज में हम आंसर देखें तो ये क्या करता है, यूज़र को कंप्यूटर हमारा चलाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, बहुत इजीली हमारा सारा काम करवा देते हैं, जिसके थ्रू हम अपने टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। और मुझे अब तक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम मुझे बता दो AI होगा नहीं होगा, तो मैंने बता तो दिया, AI पढ़ाएंगे। अगर तुम लोगों के स्कूल में पार्ट ए नहीं है तो थोड़ा टाइम वेट कर लो, पार्ट बी आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों के पास पार्ट ए है भी और वो आएगा भी, तो तुम्हें उसके लिए पढ़ लेना चाहिए। और फिर
और क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हम आईटी पढ़ रहे हैं तो हमें एआई भी पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई तुम एक बार चेक करो, जो तुम्हारा सिलेबस होगा, जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में आएगा, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे पास है उसी का तो पेपर आएगा, उसका अलग थोड़ी आएगा। अब तुम हिंदी पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास फ्रेंच थोड़ी आ जाएगा, तो जो पढ़ रहे हो वही आएगा। टेंशन मत लो, एआई होगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं 100 बार बोल रही हूँ कि अब वो आएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। फिर यहाँ पर है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द टास्क। तो हमारे साइंस में भी एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके, तो उसमें हमें क्या पढ़ा जाता है कि हमारी बॉडी में कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, लेकिन वो टोटल एक बॉडी पर पूरी फंक्शनिंग चला रहे होते हैं। उसी की तरीके से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रखता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, और जो भी कंप्यूटर में फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करता है और कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस को भी हैंडल करता है। इट मीडिएट्स बिटवीन एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो हमारे एप्लीकेशन होती है, सिंपल भाषा में बोले तो जो हमारे ऐप्स होते हैं, उसको एक इसके साथ कोऑर्डिनेट कराता है। जितने भी हमारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम वर्किंग कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का कनेक्शन रखता है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, मेन पार्ट होता है किसी भी सिस्टम। तो ये तो ऑब्वियस है, अगर कोई पूरे सिस्टम की फंक्शनिंग चला रहा है, बेसिक से बेसिक हमारे फंक्शनिंग परफॉर्म करा रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मेन होगा, वरना इसके बिना काम ही क्या हो पाएगा। तो इसमें वही लिखा है कि जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके साथ जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रखता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 मार्क में आए, 5 मार्क्स में आए तो तुम बता सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी बेसिक फंक्शनिंग करता है, सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन रखता है। यूजर और हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में क्या करता है, इंटरेक्टिव जो हमारा होता है पार्ट, वो हमारे ओएस का ही होता है। उसके बाद बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हैज 2 ऑब्जेक्टिव। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 ही टास्क होते हैं बेसिकली, अगर हम बहुत बड़े अमाउंट में इसको देखें तो। मैनेजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, और हमारे जो इंटरफेस है, जो यूजर और हमारे कंपोनेंट्स का इंटरफेस है, उसको इंटरेक्ट कराने में हेल्प कराता है। उसके बाद है फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूरी तुम बताओ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्या क्या उसके फंक्शंस है। तो अगर सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर दो और ये बस नाम लिख दो तो तुम्हें मिल जाएंगे। अगर 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम इसकी पूरी डेफिनेशन लिखो जो अभी पढ़ाई, फिर उसके कंपोनेंट्स लिखो, जो 2 मेन हमारे कंपोनेंट्स है। उसके बाद ये सारी डेफिनेशन को तुम लिख दो। 5 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे क्योंकि तुम अच्छे से लिख दोगे चीज़ों को, ऐसे ही बस अच्छे से पूरा फॉर्मेट में लिखना। तो यहाँ पर क्या है, अ प्रोसेस इन एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है, प्रोसेस क्या हो गया, अगर कोई भी हमारा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो रन कर रहा हो, रन करना मतलब हम उसे यूज़ कर रहे हो, वो करंटली चल रहा हो, तो उसकी पूरी मैनेजमेंट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो सारी चीज़ हैंडल करता है। जब भी हम, मान लो कि तुम्हारे कंप्यूटर में एक गेम का ऐप है, तुमने उसे खोला है, तो जब तक वो एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम कर रहा होगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि वो सारी प्लानिंग, मॉनिटरिंग और हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस देखता है। सीपीयू हमने पढ़ा था ना, वो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, तो उसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। तो जब भी कोई चीज़ प्रोसेस में हो तो ऑब्वियसली सीपीयू में सारा लोड पड़ रहा होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी उसकी मॉनिटरिंग करता है कि काम सही तो चल रहा है। कभी देखते हो ना तुम, कुछ ऐप खोलते हो तो वो ओपन नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी कोई प्रोसेस रनिंग हो इनिशियल स्टेज में तो उसकी हेल्प कराता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट है। तो हमारे कंप्यूटर में इतनी सारी चीज़ें सेव होती हैं, हम फाइल सेव करते हैं, फोल्डर सेव करते हैं, हमारी एप्लीकेशन उसमें सेव होती है, तो मेमोरी की सारी मैनेजमेंट वो करता है। उसमें क्या करता है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। एलोकेशन क्या होता है, हमारी जो भी चीज़ हम सेव कर रहे हैं उसको किस जगह पर एलोकेट करना। एलोकेशन का एक एग्जाम्पल ले, तो मान लो यहाँ पर हमारे पास है 5 घर और हमारे पास लोग कितने हैं, 6 लोग हैं हमारे पास। तो हमने 6 लोगों को कैसे घर में एक जगह लगाया है, कैसे हमने एक जगह पर उनको सेटल करा है, तो वो हो गया एलोकेट करना। मतलब हमने हर एक इंसान को एक जगह दी है, तो वो जगह देना ही हो गया एलोकेशन। और डी एलोकेशन हो गया किसी भी चीज़ को हटाना। तो हमारा क्या होता है, कभी हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर देते हैं अपने कंप्यूटर में, कभी हम मेमोरी क्लियर करते हैं, तो हमें चीज़ें हटानी होती है ताकि हम नई चीज़ों को स्टोर कर पाए। तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो हमारी मेमोरी स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी हमारी जगह बची है, सारी चीज़ें हमें बताता रहता है। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी हमने 9th क्लास में पढ़ा था क्या होती है, तो उसको मैनेज करता है, हमारी मेमोरी को शेयर करता है, उसको मिनिमाइज करता है, हमें वार्निंग देता है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है। फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो हमारी बहुत सारी फाइल्स होती है जो कंप्यूटर में सेव होती है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, हम सेव करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उस फाइल को जगह कैसे दे, कहाँ स्टोर करे, कहाँ पर उसकी डायरेक्टरीज बताए, ये सब चीज़ें भी हमारा क्या करता है, ओएस परफॉर्म
करता है। यहाँ पर क्या हो गया, रिट्रीव करना मतलब किसी फाइल से इंफॉर्मेशन निकालना, किसी फाइल को शेयर करना, किसी फाइल को सेव करना, किसी फाइल को डिलीट करना, ये सारा प्रोसेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। फिर है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट और आउटपुट क्या हो गया, जब भी हमारा यूज़र, हम जो यूज़र है कंप्यूटर के लिए, तो हम कोई भी इनपुट अगर अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करें, कोई भी आउटपुट ले, तो उसकी सारी मैनेजमेंट भी देखता है। तो यहाँ पर क्या है, द इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड असाइन डिफरेंट इनपुट। तो ये क्या करता है, सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है और हमारा इनपुट और आउटपुट हर जगह असाइन कर देता है, जहाँ पर जिसकी फंक्शनिंग है उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास लास्ट क्या आता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। जो हमारी फाइल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें बहुत सेंसिटिव चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि प्राइवेट हो, तो उन चीज़ों की सेफ्टी रखता है। हमारा जो सिस्टम है वो क्या चीज़ प्रोटेक्ट करता है, जो भी हमारे रिसोर्सेस है, इन्फॉर्मेशन है जो कि डिस्ट्रक्शन का कॉज बन सकती है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, या फिर हमारी अनऑथराइज यूज़ है जो हमारे लिए नहीं है सेफ, सिक्योर नहीं है, जिसका पता नहीं कोई भी उस फाइल को ओपन कर सकता है, तो इसकी भी मैनेजमेंट पूरी रखता है। उस डेटा को एकदम अलग रखता है जिससे कोई भी डर ना हो कि कोई भी उस फाइल को अगर खोल ले तो हमारी इन्फॉर्मेशन सेफ हो जाए, जो भी उस कंप्यूटर का ओनर हो उसकी इन्फॉर्मेशन को हार्म पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें भी उसकी मैनेजमेंट के अंडर आती है। फिर हम तो अब यहाँ पर आ गया कि डेस्कटॉप और लैपटॉप का हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर हमें बता रखा है यूनिक्स हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही हमारे किस लिए नोन है, सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर पाए अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। और ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम एग्जाम्पल के लिए दे सकते हो, थोड़ा डिटेल वाला तो नहीं है ऐसा कुछ, बस नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे डेस्कटॉप के लिए क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, तो तुम बोल सकते हो कि डेट कौन सी पर आया था, मतलब तुम इन सब की डेट याद कर सकते हो और क्या इनकी क्वालिटीज है। मोस्टली सब मल्टीटास्किंग तुम बोल सकते हो। और हमारा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मल्टी यूजर है, तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे होंगे जो तुम सारे एग्जाम्पल पर लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिटर्न था। तो हमारी बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, उसी में से हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसे काफ़ी ही हमारा फाउंडेशन लैंग्वेज बोला जाता है कि मोस्टली बिगनर्स उसे प्रेफर करते हैं। तो उससे लिखी गई थी, इससे पोर्टेबिलिटी बढ़ी और वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में चलती गई, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो मोस्टली हर हमारे सॉफ्टवेयर पर काम कर जाती है, इसलिए इसको पोर्टेबल बोला गया। पोर्टेबल जैसे हमारा फ़ोन होता है कि हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, उसी तरीके से हम कोड को भी कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर हमारा लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कोई भी यूज़ कर सकता है आसानी से। ये भी क्या था, इसके डिस्ट्रीब्यूशन थे उबुंटू और हमारा फेडोरा, नोन फॉर हाई सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू वायरस। तो यही हमारे कुछ 2-3 एग्जाम्पल होते हैं जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या मिलता है, सिस्टम सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम पढ़ लेना एक बार। मैक ओएस हो गया जो हमारा एप्पल मैकिंटोश होता है, ये हमारा कब हुआ था, हमारा एप्पल ने ही बनाया था, ये तो हमें पता है। इंट्रोड्यूस कब हुआ था, मार्च 24, 2001 में। ये हमारे यूनिक्स पर बेस्ड है। उसके बाद इसमें एक स्टेबल और यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस होता है। तो ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल्स है, तुम उनको एक बार पढ़ोगे तो तुम इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और अगर खुद की लैंग्वेज ना है तो नोट्स तो हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है जो कि हमारा बहुत कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसके बारे में बात हो रखी है। फिर एक हमारे पास सोलारिस था, तो ये क्या हुआ, सन माइक्रो सिस्टम 1993 में बना था और फिर इसको आगे जाके किसी और ने एक्वायर कर लिया था, जो था ओरेकल। तुमने सुना भी होगा, ये भी यूनिक्स बेस्ड है। तो ऐसे ही मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूंगी कि कैसे मॉडल्स चेंज हुए, वो तुम एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हमारा MS DOS आया, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जिसे हम। तो ये क्या हुआ था, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप करा था, ऑब्वियसली ये तो काफी ज्यादा हमें पता चल रहा है। IBM PC इसके लिए बना था 1980s में। ये क्या था, टेक्स्ट बेस्ड था और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के तरीके से बना था, मतलब एक टाइम पर एक सिंगल यूजर ही इसे ऑपरेट कर सकते हैं, यूज कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई कि काफी लोग एक साथ ही मल्टीटास्क कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमारे मोबाइल फोन में वर्क करता है। एंड्रॉइड होता है, मोस्टली तो कॉमन यही दो बचे, एंड्रॉइड और हमारा जो iOS हो गया। तो ये क्या करता है, स्मार्टफोन टैबलेट्स को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ हमारे जितने भी मोबाइल डिवाइसेस है उसमें यही हमारे OS वर्क करते हैं। यहाँ पर क्या है, मैनेज वायरलेस कम्युनिकेशन, ऐप यूसेज एंड मल्टीमीडिया सपोर्ट। जो नॉर्मली हम अपने फोन में करते हैं, सारी चीजें आजकल वायरलेस हो चुकी है। हमारे ऐप की जो भी यूसेज है, कैसे वो चलता है, जो इंटरफेस है, उसके बाद जो भी मल्टीमीडिया सपोर्ट है, हमारे फोन में सारी चीजें हम एक साथ कर पा रहे हैं। हम वीडियोस के साथ इमेज चला पा रहे हैं, हम म्यूजिक के साथ कुछ और चीज देख रहे हैं, म्यूजिक के साथ हम चैट कर पा रहे हैं। तो सारी चीजें हैंडल करता है। सबसे पहले आता है हमारा एंड्रॉइड, इसको गूगल ने डेवलप करा था 2008 में, याद रखना, MCQ में आ सकता है। लिनक्स बेस्ड है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब हम समझ रहे हैं कि हर कोई इसे यूज कर सकता है, हर कोई जो भी चाहे वो इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। फिर ये टच स्क्रीन फोन पर होता है, टैबलेट्स पर होता है। और पॉपुलैरिटी कब हुई थी, हमारे जब भी मोबाइल OS की बात होती है तो इनकी बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, अभी भी बहुत लोग हमारे एंड्रॉइड को ही प्रेफर करते हैं। फिर आता
बात है iOS, इसको 2007 में एप्पल ने ही बनाया था। एप्पल आईपैड, आईपॉड टच, एप्पल टीवी, आईफोन, इन सब में चलता है। उसके बाद ये क्लोज सोर्स है, ये हमारे सबके लिए ओपन नहीं होता, हर कोई इसको नहीं यूज़ कर सकता। उसके बाद ये सिर्फ हमारे जो एप्पल डिवाइस है उनमें ही काम करेगा और किसी में नहीं वर्क करेगा। यहाँ पर है ब्लैकबेरी ओएस, तो इसको 1999 में ब्लैकबेरी लिमिटेड ने बनाया, लेकिन बेसिकली जैसे हाई सिक्योरिटी है तो इसको बिजनेस लेवल पर ही यूज़ करा गया था, उसमें ज़्यादा हमारा मोस्ट पॉपुलर हो गया था। यहाँ पर सिम्बियन है, इसको सिम्बियन लिमिटेड ने 1997 में बनाया था। ओपन सोर्स है, गुड पीआईएम यानी कि पर्सनल इन्फो मैनेजमेंट इसकी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी। सपोर्ट वेरियस मैन्युफैक्चरर, नोकिया, सोनी एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें तुम याद कर सकते हो। ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। मुझे बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि एमसीक्यू कैसे करूँ, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखो, अगर तुम चैप्टर में तभी बोलती हो शुरू से पहली बात आईटी पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी भी 99% बच्चों ने आईटी को एक एंड सब्जेक्ट माना होगा, और अभी उसमें भी 90% बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे जो भी टेस्ट है उससे थोड़े दिन पहले लेक्चर खत्म करें। लेकिन हमारे जो आईटी के चैप्टर्स होते हैं, जब तुम्हें लॉन्ग ईयर बैच में 5-5 लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, वो इसीलिए होता है ताकि तुम हर एक छोटी सी छोटी डिटेल पढ़ो। एमसीक्यू ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी ऐसे खुले खुले जो भी टेक्स्ट है उसमें नहीं आती, बहुत छोटे पॉइंट्स में भी एमसीक्यू आ सकते हैं। जैसे बहुत पहले बोर्ड्स में जब 2 टर्म में पेपर हुए थे तो एमसीक्यू ऐसे पॉइंट्स में आ गए थे कि बच्चे परेशान हो गए थे। तो छोटी छोटी डिटेल ही होती है जिससे तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। कोई भी तुम सोच रहे हो कि तुम यूट्यूब से ट्रिक देखोगे और तुम एकदम सारी चीज़ें कर दोगे, तो नहीं होता है वो, बस तुम्हारा लक है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत मैटर करती है कि तुम शुरू से चीज़ें पढ़ रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो। और दूसरी बात, मुझे मैसेज कर रहे हैं उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ कि उसकी आईडी दे दो, उसकी आईडी दे दो, ईमेल आईडी दे दो, आपने कहा था आप डाउट का आंसर दोगे, आप दे नहीं रहे हो। अरे तो मेरे जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड डाउट पूछो ना, मैं दूसरों की ईमेल्स तुम्हें कैसे बता दूं जब मुझे आइडिया ही नहीं है। मैं तुम्हें अपने जो भी सब्जेक्ट है उसका डाउट बता सकती हूँ, तो अगर तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे मैं उसी का आंसर करूंगी। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीज़ें तुम्हें बैठ बैठ के दूसरों की ईमेल्स दूं, क्योंकि वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। और ब्रह्मास्त्र के रिलेटेड भी मैं वो चीज़ नहीं सॉल्व कर सकती, क्योंकि मेरा सेक्शन टीचिंग का है, वो सेक्शन किसी और का होगा। तो सब चीज़ों के लिए तुम थोड़ा समझो कि वो मैं नहीं हैंडल करती, तो मैं भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकती। तो जो उसके रिगार्डिंग इंसान तुम्हें दे रखा है तुम उससे बात करो, टेलीकॉलर्स हैं, जो भी सपोर्ट टीम है तुम उनसे बात करो। फिर यहाँ पर हमारा आता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये हम पढ़ रहे हैं यूज़र इंटरफेस में। यूज़र से हम समझ रहे हैं हम लोग जो कि इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम काफ़ी लोग, मोस्टली लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, सारे डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो जो हम अपने फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं वो क्या होता है, वो एक ऐसी स्क्रीन होती है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। तो वो एक इंटरफेस है जिससे यूज़र कॉन्टैक्ट करता है, जिससे हमारे सिस्टम परफॉर्म हो पाते हैं। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की बात हो रही है। ये टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस है, हमारे टेक्स्ट सेंट्रिक, मतलब ये टेक्स्ट पर बेस ही हमारा इंटरफेस होगा। इसमें सिर्फ टेक्स्ट हमें दिखेंगे। दैट रिक्वायर यूज़र टू इनपुट कमांड यूजिंग अ कीबोर्ड। इससे हम जैसे भी टच स्क्रीन से चीज़ें कर पाते हैं, तो इसमें हम कीबोर्ड के थ्रू ही अपनी कमांड दे पाते हैं। उसके बाद इट इज़ कैरेक्टराइज एज अ रिलायंस ऑन टेक्सचुअल इनपुट फॉर इंट्रैक्शन। तो हम इसे समझ रहे हैं जैसे अभी तो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया, बहुत एडवांस है, हम उसे कुछ भी, हमारा टैप एंड होल्ड होता है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं। लेकिन ये हमारा जो CUI है इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट के थ्रू ही इनपुट दे सकते हैं और वही हमारा इंटरफेस पूरा टेक्स्ट बेस्ड है। इसमें कोई भी ऐसा ग्राफिकल हमारा एलिमेंट नहीं होता जो हम देख पाते हैं। ये जो इंटरफेस है बहुत एक सिंप्लीफाइड है। इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब है जैसे हमारे MS-DOS है, कमांड लाइन इंटरफेस है, तो ये कुछ ऐसे इंटरफेस है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं सिर्फ अपने टेक्स्ट भेज कर ही। अभी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसमें हम चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी हमें इमेजेस दिखती है, हमें बैकग्राउंड दिखता है, हमें चीज़ें बहुत इंटरेक्टिव लगती हैं। लेकिन इसमें हमारा सिंपल टेक्स्ट होता है जिससे हम इनपुट देते हैं और हमें उसी की तरह सारी चीज़ें प्रोसेस होकर आउटपुट मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा डायरेक्ट जो एंगेज है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। वहीं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, GUI बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया और हम मोस्टली उसी का यूज़ करते हैं सब लोग। विंडोज़ में होता है, इसमें हमारे आइकन्स भी इंक्लूड है। उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइस हो गए जो हमारी यूज़र इंटरेक्शन को और अच्छा बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, जो डिज़ाइन है इससे हमारी जो टेक्नोलॉजी को है वो यूज़र के लिए बहुत अच्छा बना दिया, जिससे चीज़ें ईजी हो गई हैं कंपेयर टू प्रीवियस इंटरफेस। इससे पहले जो इंटरफेस आए थे वो उतने एडवांस नहीं थे, उतने ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं थे। द कॉन्सेप्ट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय, ये हमारे जेरोक्स का हमारा कॉन्सेप्ट था जो बना था 1970s में। ये भी MCQ में आ सकते हैं, तो तुम ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो चैप्टर के साथ। हैज सिंस बिकम अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वेरियस डिवाइस। इससे क्या हुआ, जो भी हमारे अलग अलग डिवाइस है वो एक फंडामेंटल
इंस्ट्रूमेंटल हमारा कंपोनेंट बन गया, हर चीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद हमारा स्मार्टफोन हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, तो हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। फिर नेविगेशन हो गया, तो जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसने हमारा नेविगेशन का सिस्टम लाया। हम जो भी टेक्नोलॉजी के साथ आजकल इंटरफेस जो भी हमारा एंगेजमेंट है वो सब हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पर हमारे विंडोज़ 10 की बात हुई है, तो ये भी तुम एक बार पढ़ लेना। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि रीडिंग वाले सेक्शन में था, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक और बार देख लेते हैं, विंडोज़ 10 हमारा माइक्रोसॉफ्ट में बना था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, तो एक काइंड ऑफ एक आंसर ही अगर कोई तुम्हें डिस्क्राइब कराए। फिर हमारा आता है डेस्कटॉप के बारे में, तो अब हम इसमें चीज़ें देखते हैं जैसे कि मेन्यू, आइकन्स और हमारा जो टास्क बार है वो कैसे इसकी वर्किंग होती है। हमारे डेस्कटॉप होता है, मोस्टली सबने देखा होगा, उसमें क्या होता है, कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूजर इंटरफेस को और अच्छा बनाते हैं और बेटर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ हमारे जो फोर फ्रेंड्स, जो हमारा पहली स्क्रीन खुलती है उसमें क्या होता है, आइकन्स होते हैं बहुत सारे, तुम्हें दिखते होंगे जब तुम कंप्यूटर लैब में भी जाते होंगे। यहाँ पर क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी एप्लीकेशन हमारे डेस्कटॉप में होती है, जो भी अवेलेबल होती है, उसके बाद इससे क्या होता है, इजीली एक्सेसिबल हो जाता है क्योंकि सब हमारे सामने है, तो हमें कुछ भी ऐसे 5-6 प्रोसेस नहीं करने पड़ते। फिर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन द टास्क बार प्ले अ क्रूशियल रोल। हमारे नीचे क्या होता है, टास्क बार होता है हमारी स्क्रीन पर, वहाँ पर क्या होता है, हम चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे बेसिक फंक्शन है, जैसे हमारे प्रोग्राम हो गए, सेटिंग हो गए, ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया, वाईफाई हो गया, हमारा नोटिफिकेशन एरिया हो गया जहाँ पर हमारे मैसेज आएंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद क्या होता है, हमारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसके साथ एक वॉलपेपर होता है जिसके साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है, कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर टास्क बार आता है, यहाँ पर हमारे जो भी मेन्यू सर्वर्स है, जो भी हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है वो हमें 2 तरीके से दिखती है। उसमें क्या होता है, एक जगह तो हमारी पूरी लिस्ट होती है एप्लीकेशन की जो भी अवेलेबल है, और दूसरी जगह हमारे पास एक सर्च बार होता है जिसमें हम और एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए, और हमारे शॉर्टकट्स होते हैं अलग एप्लीकेशन के अगर हमें कोई भी शॉर्टकट बनाना हो। और फिर राइट साइड पर वही नोटिफिकेशन एरिया हो गया, जो भी हमारे सेटिंग्स है, हमारे ब्राइटनेस से लेकर साउंड से लेकर सारी चीज़ें जो भी आती हैं। उसके बाद टास्क बार में डिस्प्ले भी होता है जिसमें जो भी रनिंग एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन खुली हुई है वो हमें दिखती हैं, हमारे अलग टैब्स हमें दिख जाते हैं। उसके बाद जो भी ओपन है हम उसका ट्रैक रख पाते हैं, हमें पता होता है क्या चीज़ें खुली हैं, क्या चीज़ें बंद हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, हमें जो बताया था कि जो टास्क बार है उसमें हमारे जितने भी एप्लीकेशन की मेन्यू है वो 2 तरीके से डिवाइड हो जाती है। ये जो इतना हमारा एरिया है, यहाँ पर सारी लिस्ट है जो भी एप्लीकेशन हमें दिखेगी, पीडीएफ में और अच्छे से दिख जाएगी। और इस साइड हमारे शॉर्टकट्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारा कैलेंडर हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मिल जाती हैं। और ये हमारे डेस्कटॉप की क्या होती है, यूजर इंटरफेस, जो हमें सबसे पहले स्क्रीन दिखती है। यहाँ ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं जो कि बहुत ईजी कर देता है हमें कोई भी एप्लीकेशन को ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पर आगे कि हम फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी यूज टू हो गई हैं क्योंकि हम ये शुरू से करते आए हैं। कोई भी तुम अपना जब कंप्यूटर लैब में जाके कोई क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन की जगह तुम अपने पेंट वाले ऐप में कुछ बनाते हो तो तुम उस फाइल को सेव करते हो, तुम्हें पता है सेव कहाँ करनी होती है, किस नाम से करनी होती है, तो वो सब चीज़ें हमने करी हुई है। तो अगर नहीं भी करी, एक और बार पढ़ लेते हैं। जब भी एक फोल्डर बनाना हो हम दिस पीसी में जाते हैं, जो हमें एक ऑप्शन दिखता है, वहाँ पर हम अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। हम एक ड्राइव चूज करते हैं जहाँ पर हमें अपनी एप्लीकेशन को डालना, जहाँ पर हमें अपनी फाइल को डालना हो। उसके बाद हमें एक फोल्डर बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, उस ऑप्शन को चूज करेंगे, विंडो खुल जाएगी, फिर हम फाइल्स और फोल्डर्स सारे ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक न्यू फोल्डर, फिर हम राइट क्लिक कर सकते हैं और फिर हम न्यू पे जा सकते हैं, हम फोल्डर पे जा सकते हैं। तो या तो हम क्लिक न्यू फोल्डर पर डायरेक्टली चले जाएं या हम ये स्टेप करें और फिर हमारा जो भी हम नाम टाइप करेंगे उस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है, इसमें कोई भी तुम्हें से दिक्कत नहीं आनी चाहिए याद करने की, क्योंकि हम बचपन से करते आ रहे हैं तो इतना भी टफ नहीं है। फिर फाइल की बात करें तो हम किसी भी ब्लैंक एरिया पर यहाँ पर अगर हम अपना कोई भी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, वहां पर हम न्यू पर जाएंगे, हम फाइल पर जाएंगे, फिर हमें किस तरीके से फाइल चाहिए, हमें वर्ड में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, एक्सेल में, और फिर एक फाइल बन जाती है। यहाँ पर देखो न्यू पर जाके फोल्डर का ऑप्शन भी आ रहा है और हम ऐसे फाइल भी बना सकते हैं। जब हम न्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो जब भी तुम ये चीजें करोगे तुम्हें ऑप्शन मिलते रहेंगे। अब हमारे पास आ गया फाइल और फोल्डर को रिनेम कैसे करें, तो हम अपनी फाइल पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, रिनेम पर जाएंगे, टाइप करेंगे, ओके कर देंगे। तो हमारी जैसे फाइल है हमें इसका नाम चेंज करना है, हमने राइट क्लिक करा, यहाँ पर रिनेम का ऑप्शन आ गया, डिलीट का भी आ गया, कॉपी पेस्ट सबका ऑप्शन आ गया। तो रिनेम करते हैं, हम नाम टाइप करेंगे और हमारी फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। फाइल डिलीट करने की बात है तो हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट को हम प्रेस कर सकते हैं या फिर उसकी जगह हम राइट क्लिक करके मेन्यू से भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन वही है, तो ऐसे याद कर लो कि अगर रिनेम का बात है तो वही सिंपल स्टेप होंगे, बस हमें जो भी फंक्शन हो रहा होगा, रिनेम हो रहा होगा, डिलीट हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा, हम उसकी जगह उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक कॉपी
अपनी फाइल एंड फोल्डर्स, तो हम सबसे पहले जाएंगे, हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी अपनी फाइल को ला सकते हैं। उसको यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर हम उसे पेस्ट कर देंगे नेविगेट कर कर। तो हमारा एक तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जो हमें लिस्ट दिखती है छोटी सी। फिर आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि हम कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं फाइल को, कंट्रोल के साथ हम कॉपी दबाएंगे। फिर आता है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, तो हम कोई भी फाइल जिसको हमें कॉपी करना है, हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके उस फाइल को लेकर जाएंगे और जहां भी हम उसे ड्रॉप करेंगे वहां वो कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल+C भी हमारे क्या होता है, शॉर्टकट की होता है जिससे हम फाइल को कॉपी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन की बात करें, वही हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला ऑप्शन आ गया, राइट क्लिक करेंगे, नेविगेट करेंगे, पेस्ट करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन आ गया, कीबोर्ड में हम Ctrl+X भी कर सकते हैं। जब हम Ctrl+C करते हो कॉपी हो जाता है, जब हम ये शॉर्टकट की को यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, कट हो जाती है हमारी फाइल, उसमें भी क्लिपबोर्ड पर पेस्ट हो जाते हैं। फिर जहां भी हमें उसे कॉपी करना है, हम Ctrl+V जिसे हम पेस्ट बोलते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हमें परमानेंटली किसी फाइल को डिलीट करना है तो एक बार हम फाइल को डिलीट करते हैं, वो हमारी रिसाइकिल बिन पर चली जाती है। तो यहाँ पर हम रिसाइकिल बिन पर जाते हैं और उसको एम्प्टी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, डबल क्लिक करें रिसाइकिल बिन पर, उसको फिर हम ऑप्शन करके डिलीट कर दे, या फिर हम एम्प्टी रिसाइकिल बिन वाले ऑप्शन पे चले जाए। तो ये 3 ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 3 चीजों की बात हो रही है, तो क्या शॉर्टकट मैं बनाऊं। फिर हमारा आता है, हमने एक बार डिलीट तो कर दिया, लेकिन हमें रिस्टोर करना हो, अगर हमें कोई चीज गलती से डिलीट करके वापस लाना हो तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी फाइल पर जाएंगे और उसको राइट क्लिक करेंगे जैसे हम मोस्टली करते हैं, फिर हम सिलेक्ट करेंगे रिस्टोर को। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि सारे जो भी आइटम्स डिलीटेड है हम उसको रिस्टोर कर ले, लेकिन ये एक और आइटम है कि हमने जो सिर्फ सिलेक्ट कर रखा है हम उसको रिस्टोर करें, तो हमारी मर्जी है। तो हम या तो क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन पर जाके रीस्टॉक वाले आइटम पर जा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइल पर जाएं और हम रिस्टोर वाले ऑप्शन को क्लिक करें और फिर दिस आइटम पर चल जाए, जो हमारे टूल बार पे है, जैसे हमारे यहाँ पर आ रखा है। तो वो काफी इजी सा है ये, इसमें टेंशन मत लो। फिर हमारे पास आता है कि हम कंप्यूटर की मेंटेनेंस कैसे रखें, कैसे हम उसकी केयर करें। तो यहाँ पर है कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा सिस्टम है उसे हमेशा जो भी डिटेक्शन हो, जो भी इशू हो, उसको पहले वो डिटेक्ट कर ले। जैसे हमें वार्निंग मिलती रहती है, हम अपने कंप्यूटर का क्लीन अप कराते रहें तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे हम वायरस वगैरह आने से पहले अपने कंप्यूटर को बचा पाएँ। हमें जो भी डेटा लॉस है उससे पहले ही हमें उसे कहीं सेव कर लेना चाहिए जो हमारे पास सेफ रहे, वरना क्या होता है, हमारे जो भी मालवेयर आता है फिर वायरस होता है उसकी वजह से डेटा उड़ जाता है। या फिर हम क्या करें, जो भी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको हम चेक करते रहें, कोई भी चीज़ हमें फिशी लगे तो हम पहले उसकी सिक्योरिटी ले लें। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी एरिया है इसको हम फिजिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम को कैसे साफ रखें, क्योंकि कभी क्या होता है, ऐसे डस्ट पार्टिकल्स की वजह से भी हमारे जो हार्डवेयर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर में वर्किंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमें जो भी एरिया है उसको काफ़ी साफ रखना चाहिए, डस्ट नहीं रखनी चाहिए। हमें कुछ भी चीज़ खानी या पीनी नहीं चाहिए पीसी के सामने। एक दिन क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट के टाइम में लैपटॉप देख रही थी और पापा ने उस दिन ही बोला कि लैपटॉप के पास मत खा खराब हो जाएगा, और उसी दिन वो खराब हो गया। तो ये चीज़ तो मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी। क्लीन योर हैंड्स बिफोर यूजिंग द कीबोर्ड, जब भी तुम खाओ या कुछ भी करो तो उसके बाद अपने हाथ धो लो ताकि कीबोर्ड खराब ना हो, कीबोर्ड गंदा ना हो, उससे भी दिक्कत हो सकती है। जो भी सीडी है, डीवीडी है, अब तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन सीडी क्या होता है, अगर एक हल्का सा स्क्रैच भी आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो सारी चीज़ों को बहुत सेफली रखना चाहिए। जो भी कीबोर्ड है जब वो यूज़ में ना हो तो उसको कवर कर दे ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। फिर है हमारी कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस की, कैसे हम अपने कंप्यूटर की गाइडलाइंस को फॉलो करके उससे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही, हम कंपोनेंट्स की सेफ्टी कैसे करें, तो हमेशा जो भी डिवाइस हो उसको पावर ऑफ करके बंद करना चाहिए, डायरेक्टली स्विच को बंद ना करें। उसके बाद हमें कोई भी लिक्विड किसी भी कंपोनेंट पे नहीं डालना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। हमें कोई भी जो क्लॉथ हो वो लिंट फ्री हो, ऐसे कुछ हमारे क्लॉथ्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स लग जाते हैं, तो वैसा क्लॉथ हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर हमारे सर्किट में कोई भी लिक्विड ना गिरे, इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें जो एंटी स्टैटिक रिस्टबैंड है उसे पहनना है ताकि कोई भी हमें शॉक ना लग जाए। फिर हमारे पास आता है क्लीनिंग डिवाइसेस की, हम डिवाइस को कैसे क्लीन करें। तो मॉनिटर के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सॉफ्ट क्लॉथ को यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर है कि हमें वाटर या कोई भी क्लेंजर हो, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि तुम्हें 1-2 लाइनर्स के क्वेश्चन में आ सकती है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकती है। हमें अपने कीबोर्ड को क्या करना चाहिए, ऊपर ऐसे पूरा उल्टा कर दे, अपसाइड डाउन, जिससे स्ट्रेंजर थिंग्स में हो जाता है, और फिर उसको क्लीन करना चाहिए। कोई भी पार्टिकल हो निकल जाता है। जो भी हमारे माउस है उसको हमें बॉटम से वाइप करना चाहिए, उसको लिंट फ्री क्लॉथ का यूज करना है। डिजिटल कैमरा की बात करें तो एक लेंस ब्रश आता है, लेंस क्लीनिंग के लिए भी आता है, उसको यूज करें, या फिर सॉफ्ट क्लॉथ को हम यूज करें।
सीडी और डीवीडी के लिए भी हमें क्लीन कॉटन क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हमारी सेंसिटिव होती है, उससे दिक्कत हो जाती है। फिर यहाँ पर है हमारे मेंटेनेंस शेड्यूल को हम कैसे परफॉर्म करें। तो ये हमारे एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क है। एसेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें करना ही चाहिए। यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स है हमें रेगुलरली उन्हें साफ करना चाहिए, वरना डस्ट की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है लॉन्ग टर्म में। कोई भी फॉल्टी हार्डवेयर हो, कोई भी वायर्स की दिक्कत हो, तो हमें उसे अपने एडवांस में ही क्लीन या फिर सही करानी चाहिए, रिप्लेस करानी चाहिए, जिससे प्रॉब्लम ना हो। जो भी हमारी केबल्स है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम साथ में जोड़ ना ले। जैसे हमारे ईयरफोन्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो वायर्ड वाले होते थे वो साथ में से ज्वाइन हो जाते थे और धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते थे। तो हमें कोई भी ऐसा क्लटर, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करनी। फिर हमारा जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते, उसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। हमारे जो बैकअप्स हैं उनको रेगुलरली लेना चाहिए, ताकि कोई भी हमारा वायरस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ क्रैश ना हो। हमारे एंटीवायरस को हमें डाउनलोड करना चाहिए, जिससे हम अपने कंप्यूटर को ऑलरेडी सेफ्टी दे दें। हमारी बैटरीज को ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए, उससे वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है और फिर धीरे धीरे बैटरी लाइफ भी खत्म हो जाती है। जो भी हमारे वेंट होते हैं जहाँ से हमारी जो हीट होती है वो निकल सकती है, उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उससे भी दिक्कत होती है। और उसके बाद हमारे कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए। तो ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें पता है नॉर्मली भी। फिर हमारे पास आता है कि हमारे डेस्क और सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस कैसे हो। मतलब जो भी हमारी फाइल्स हैं, जो भी सेम सिमिलर टाइप के, जिनको हमें स्टोर करना है उनको एक जगह रखें, जिनको डिलीट करना है उनको एक जगह रखें। तो ऐसे जैसे हमारी फाइल्स एक सिस्टम में आ जाती है, ऑर्डर में आ जाती है, तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो जाती है और अच्छे से काम कर पाते हैं काफ़ी एफिशिएंटली। उसके बाद जो भी हमारे डेटा उसका बैकअप होना चाहिए, वही चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट होना चाहिए। जो भी इंटरनेट फाइल्स है टेम्पररी, जिनको हम यूज़ नहीं करते, उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, उनको डिलीट कर देना चाहिए। सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी रहे। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, अब हम इसमें आते हैं कैसे हम उनसे बच सकते हैं, क्या इनके कॉज होते हैं। तो कंप्यूटर वायरस का मतलब है ऐसे प्रोग्राम जो कि हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे हमारी जो भी डेटा है वो डैमेज हो सकता है। तो जैसे होता है ना कि हमारी बॉडी में कैंसर होता है जो कि हमारी सेल्स को रेप्लिकेट करता रहता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। उसी तरीके से ये हमारे डेटा बन के आता है जो कि सिस्टम के साथ क्रैश करता है और ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे डेटा पूरा उड़ भी जाता है और डैमेज हो जाता है। तो इससे क्या हो सकता है, हमारे डेटा इरेज हो सकता है, फाइल्स करप्ट हो सकती है, साथ ही साथ हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, वर्किंग उसकी बंद हो सकती है और प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड है जिससे हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है। कैसे, हमारी कुछ सीडी और डीवीडी होती है जिसमें ऑलरेडी वायरस इंस्टॉल होता है और जैसे हम उसे सिस्टम में डालते हैं तो वो अंदर आ जाता है। उसके बाद ईमेल में ऐसे अटैचमेंट आते हैं, ऐसी स्पैम ईमेल आती है जिसमें कुछ लिंक्स होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें भेजी जाती है जिसको खोलते ही हमारे सिस्टम में वायरस एंटर हो जाता है। उसके बाद है कुछ ऐसी फाइल या यूएसबी होती है जिससे हमारे पास वायरस आता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसकी कुछ लिमिटेशन है कि अगर वायरस आ गया तो भी ये चीज़ें नहीं होती, कि जो भी हमारा हार्डवेयर है, कीबोर्ड, माउस, इन सब चीज़ों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो भी पड़ता है वो सॉफ्टवेयर में ही फर्क पड़ेगा। और जो भी सीडी और डीवीडी हमारी ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होती है उस पर वायरस का कोई भी असर नहीं होता, वो कुछ भी चीज़ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर सिम्टम्स है, अगर किसी भी कंप्यूटर में वायरस हो, जैसे बच्चे को फीवर हो जाता है, तो कैसे कोई भी परफॉर्मेंस होती है कम होने लग जाती है। हम कोई भी टास्क करवाते हैं तो स्पीड बहुत कम हो जाती है, बहुत दिक्कत होने लगती है। उसके बाद जो भी हमारी फाइल्स है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती रहती है और हमने उन्हें देखा भी ना हो तब भी वो अपने आप को मल्टीप्लिकेट करती रहती है। जो भी मैसेज होते हैं वो एरर के आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर हमारा ऑटो रिस्टार्ट खुद से होता रहता है, बार बार वो चीज़ें होती है जिससे हम अपने टास्क नहीं कर पाते। और हमारे जो फाइल्स के साइज है वो भी चेंज होते रहते हैं, बहुत बड़ी फाइल्स भी आ जाती हैं जिसके थ्रू हमारा सिस्टम बहुत ओवरलोड हो जाता है। फिर हमारी कुछ प्रिवेंशन है जो हम वायरस के अगेंस्ट ले सकते हैं जिससे हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। तो वो है कि हम पहले से ही अपने एंटीवायरस को डाल दें अपने सॉफ्टवेयर में ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद जो भी हमारा एंटीवायरस है उसको भी अपडेट करते रहें ताकि हमेशा क्लीनिंग चलती रहे। हमारी जो भी डाउनलोडेड फाइल्स हैं हम उसको स्कैन करते रहें कि कुछ भी उसमें ऐसा तो नहीं है जिससे वायरस इंसर्ट हो पाए या फिर जो भी चीज़ हमारे काम की ना हो। हमारे कोई भी अननोन ईमेल आए, किसी में भी अटैचमेंट हो तो उसको हमें कभी भी नहीं खोलना चाहिए, अभी भी तो मैं ये चीज़ नहीं करनी। और हमारी जो सीडी और ड्राइव है जो भी अननोन हो हमें उसे अपने सिस्टम में नहीं इंसर्ट करना, क्योंकि हमें नहीं पता उसके अंदर कैसा डेटा हो सकता है। फिर हमारे कंप्यूटर को हम वायरस के लिए कैसे प्रिपेयर करें कि कभी भी कोई दिक्कत आए तो कैसे वो उससे लड़ सकता है। तो हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं।
हैं, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में एंटीवायरस होता है तो उससे क्या होता है, वो पहले से ही प्रिपेयर करते हैं कि वायरस आए तो हमें अपने सिस्टम को क्लोज कर देना है। यहाँ पर क्या है, ये बहुत एसेंशियल होता है जिससे हम अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, और जो भी मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमारे वायरस इंक्लूडेड होते हैं यहाँ पर है, इसको हमें इंस्टॉल करना चाहिए, रेगुलरली अपडेट करना चाहिए, और हमें फ्रीक्वेंटली से रन भी कराना चाहिए, ताकि जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको वो स्कैन करते रहे, देखते रहे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो एकदम हमें वार्न कर दे। यहाँ पर क्या है कि हमारे कुछ एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हमारे मैक फ्री वायरस स्कैन हो गया, तो एंटीवायरस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल हो गए, तो ये सब हमारे एंटीवायरस होते हैं। हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इफेक्टिव यूज कैसे होता है, तो इसे हम अपने बैकग्राउंड में रन करवाते रहे तो इफेक्टिवली काम करता रहता है। उसके बाद अगर हम इसे रेगुलरली अपडेट करें तब भी इसका काम अच्छे से होता है, और हमारे जो फोल्डर्स रेगुलर बेसिस पर कराना चाहिए, ताकि जब भी कोई चीज़ हमें फिशी लगे तो उसको रिमूव कर दे। तो ये कुछ ऐसे इसका इंटरफेस होता है, इससे हमारी जो होती है कंटिन्यूस स्कैनिंग होती रहती है सिस्टम में। यहाँ पर है, अगर हमें क्विक हील का यूज करना है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हम उसको कैसे ऑपरेट कराते हैं। सबसे पहले हम क्विक हील को खोलते हैं, हम तो पहला ऑप्शन है कि हम स्टार्ट में जाते हैं, फिर हम ऑल प्रोग्राम वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद क्विक हील पर जाएंगे और फिर टोटल सिक्योरिटी पे जाएंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा क्या है, हम क्विक हील पर डबल क्लिक करें और उसके बाद जो भी आइकन आया हमारे डेस्कटॉप पर हम उसे खोल ले, तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो एप्लीकेशन आ जाएगी, यू कैन स्टार्ट स्कैनिंग योर सिस्टम फ्रॉम दिस विंडो। उसके बाद तुम अपने सिस्टम को स्कैन करवा सकते हो। फिर हमारे पास है, अगर हमें फुल सिस्टम स्कैन कराना है तो हम कैसे कराएं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्कैन को, फिर हम फुल सिस्टम स्कैन ऑप्शन पर जाएंगे, जिससे हमारी जो भी फाइल्स हो सारी चीजें स्कैन हो जाएंगी। फिर हमें पूरा स्कैन जब कंप्लीट हो तब तक वेट करना है, और फिर हमें स्कैन की जो भी स्टैटिस्टिक्स है, रिपोर्ट्स है, जिसमें हमें बताया गया है कि हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग कैसे है, उसको अच्छे से देखना चाहिए और रेगुलरली उस पर अपडेट रखना चाहिए। अदरवाइज एंटी प्रोग्राम लाइक Norton and McAfee have several methods for scanning and removing virus। बाकी जो एग्जांपल दिए उनके भी काफी सिमिलर स्टेप्स हैं जिससे वो वायरस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि हमें टेम्पररी फाइल्स रिमूव करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो कि ओल्ड हो जाती है और उसमें वायरस आना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी टेम्पररी फाइल्स होती है, जब भी हम प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, वेब ब्राउजर पर जाते हैं, तो तुमने देखा होगा एक ऑप्शन आता है, डू यू एक्सेप्ट कुकीज़। तो वो क्या होता है, वो जब भी हम किसी वेब ब्राउजर पर जाते हैं, किसी वेब पेज पर जाते हैं, तो उनकी छोटी छोटी अमाउंट की ऐसी फाइल्स होती है जो कि हमारे सिस्टम पे स्टोर हो जाती है। इसीलिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली बहुत ध्यान से चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, दोस्त फाइल्स कैन बी डिलीटेड। जब हम डिस्क का पूरा क्लीन अप कराते हैं तो उससे वो टेम्पररी फाइल्स हट जाती है। सबसे पहले हम जाएंगे ओपन दिस पीसी पर, फिर हम राइट क्लिक करेंगे हमारे लोकल डिस्क वाले ऑप्शन पर। हम उस पर क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डिस्क क्लीनअप पर जाएंगे, जिससे हमारी टेम्पररी फाइल्स हट जाएगी हमारे डिस्क में से। फिर हम सारे बॉक्सेस जिसमें हमें फाइल्स को डिलीट करना है, जैसे कि हमें क्या करना है, टेम्पररी फाइल्स और इंटरनेट फाइल्स को डिलीट करना है जो हमारे वेब ब्राउजर की वजह से आती है जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं। फिर हम ओके करेंगे तो हमारे डिस्क का पूरा क्लीनअप हो जाएगा और सारी हमारी टेम्पररी फाइल्स भी हट जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है फाइल्स टू डिलीट पर, टेम्पररी फाइल्स का हम उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सारी फाइल्स हट जाएंगी। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है कि हमारी जो भी फाइल है या फिर हमारा जो टेम्पररी फोल्डर होता है उससे भी फाइल रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे, हम Windows+R एक की है, उसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे एक ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर हमें टाइप करना है परसेंटेज और बीच में टेम्प आ जाएगा, और फिर हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा क्या होगा, टेम्प फोल्डर अपीयर हो जाएगा जिसमें हमारी फाइल्स होंगी। यहाँ पर हम Ctrl+A पर जाएंगे। शॉर्टकट होता है कि हम सारी फाइल्स को कैसे एक साथ सिलेक्ट कर ले, तो Ctrl+A का मतलब है सारी फाइल्स का एक साथ सिलेक्शन हो गया। फिर जो भी हमें विजिबल फाइल्स हम उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर हम कंफर्म करेंगे येस कर, और उसके बाद सारी जो भी टेम्पररी फोल्डर पर फाइल्स होंगी जो अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए, वो डिलीट हो जाएंगी। यहाँ पर देखो एक फोल्डर बन रखा है जिसको हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और फिर हम उसको डिलीट कर देंगे। शॉर्टकट की याद रखना, एक तो Ctrl+A होती है जिससे हम सारी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और Windows+R हमारा शॉर्टकट होता है। उसके बाद हम %temp परसेंटेज पर जाएंगे, हमारी वो पूरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वो भी MCQ में आ सकता है। फिर हमारे पास आता है फायरवॉल। तो ये भी हमारे पास एक चीज है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकती है। इसकी डेफिनेशन है, फायरवॉल क्या है, एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे हमारे मॉनिटर और हमारा जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है वो सब मॉनिटर होता रहता है। मॉनिटर मतलब किसी चीज को देखना, तो ये सारी चीजों को देखता है, उनकी पूरी रिव्यूज रिपोर्ट्स रखता है अपने पास। यहाँ पर इसका पर्पस है कि जो भी अनवांटेड एक्सेस है, जो हमें नहीं चाहिए, जो भी हम अपनी कम्युनिकेशन करें उस टाइम ये उस चीज को ब्लॉक कर देता है, जिससे हम सेफ रहते हैं। टाइप क्या होता है, फायरवॉल्स हमारे हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, तुमने सुना भी होगा बहुत बार, आज पढ़ रहे हो फाइनली। फंक्शन क्या होता है, हमारे जो
जो भी इंटरनल नेटवर्क है, जो भी हमारे कम्युनिकेशन के टाइम हमारा क्या हो गया, वो इंटरनल नेटवर्क ही हो गया। तो जो हमारे सिस्टम में अंदर का नेटवर्क है उसको बाहर के नेटवर्क के बीच में, यहाँ पर है ना फायर वॉल, तो वॉल के बीच में एक दीवार की तरह काम करता है और दोनों चीज़ों के बीच में गैप मेंटेन रखता है जिससे हम सेफ रहे। फिर हमारे पास कुकीज़ आती है। तो मैंने अभी बोला कुकीज़ वही होती है जब हम रैंडम वेब पेजेस पर जाते हैं, वेब ब्राउज़र पर जाते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि क्या तो हमें कुकीज़ सिलेक्ट करनी है नहीं। तो वो क्या होती है, उन वेब पेजेस पर ही ऐसी टेम्प्रेरी छोटी छोटी फाइल्स बनी होती है और जैसे ही तुम कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो वो तुम्हारे सिस्टम में आ जाती हैं और उससे क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो फाइल्स बढ़ती रहती हैं। तो जैसे ही तुम उन्हें इन्फॉर्म करते हो तो तुम उन फाइल्स को अपने सिस्टम में आने के लिए अलाउ करते हो। फिर वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है कि तुम एक्टिविटीज़ है, क्या चीज़ तुम देखते हो और तुम्हें लग रहा होता है कि तुम पूरे सेफ हो लेकिन तुम नहीं होते हो। तो कुकीज़ को बहुत ध्यान से एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी ऐसी तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको तुम्हें रिजेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर साइट को तुम्हें देखना चाहिए क्या चीज़ तुम देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा डेटा, तुम्हारी ट्रैकिंग सब चीज़ होती है उसकी वजह से। फिर यहाँ पर है वाइल दे आर जनरली हार्मलेस, कि वैसे तो हार्मलेस होते हैं लेकिन तब भी तुम्हारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी किसी के पास जाए तो उससे बहुत दिक्कत हो सकती है। ये बस इसलिए यूज़ हो करते हैं वैसे तो वेबसाइट, ताकि उन्हें पता चले तुम्हारी एज ए यूज़र क्या प्रेफरेंस है और फिर तुम्हें वही शो होता है। लेकिन तब भी हमारी प्राइवेसी के लिए कंसर्निंग है क्योंकि हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यही था हमारा छोटा सा चैप्टर। आई होप अच्छे से समझ में आया हो और अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एआई भी पढ़ाऊंगी और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि पहले जो हमने कैलेंडर बनाया था कि हम बीच में गैप रखेंगे वो वाला शेड्यूल कैंसिल हो गया है। अब नॉर्मली सिलेबस चलेगा और बस संडेज को हमारे टेस्ट हुआ करेंगे जैसे होते हैं। तो आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अब हमारे 2 चैप्टर बचे हैं पार्ट ए के, फिर हम अपने पार्ट बी पर चले जाएंगे। तो टेक केयर एवरीवन, जल्दी मिलते हैं लाइव में, डाउट्स भी क्लियर होंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, वर्कशीट आएगी तुम्हारी, इसको सॉल्व करो और फिर ये चैप्टर भी तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजी था, ऐसे कुछ डरावना इसमें नहीं था। तो बस ध्यान रखो, बाय बाय।